हेलो बच्चों, कैसे सब? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों की? अच्छी चल रही होगी ना। हम अच्छा ही उम्मीद करते हैं और कहते हैं अच्छा सोचने से अच्छा ही मिलता है, और ऐसा हो भी रहा है। हम जितना अच्छा सोच रहे हैं हमारे बच्चे उतना ही सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना बेटा? तो अच्छे से पढ़िए, घर पे हैं तो अच्छे से ही पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। और यदि कोई डाउट हो तो परामर्श क्लासों के लिए आप स्कूल भी आ सकते हैं। अगर कोई ऐसा डाउट हो जो आपको, मैं तो ये भी कह रही हूँ आपको कि अगर कोई डाउट हो ना तो आप वो डाउट को लेकर तुरंत स्कूल आ जाएं, उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें। आप बहुत ज़्यादा जूझने लग जाते हैं, एक टॉपिक को लेकर पढ़ने लग जाते हैं कि अब ये आया नहीं, जब तक आएगा नहीं लेके बैठे रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करें, ताकि अगर ऐसा करेंगे आप तो फिर क्या होगा, वो आपका टाइम तो वेस्ट होएगा ही, साथ में फिर अपने को उस टॉपिक को पढ़ने का भी मन नहीं करता। इसलिए अगर नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ नहीं रहा है, तो आप स्कूल आइए, आराम से डिस्कस करके फिर चले जाइए, है ना। ज़्यादा टाइम आपका हम लेते नहीं हैं। तो अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से पढ़िए बेटा। ज़रूरी है, जब तक अपन किसी चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक वो समझ में भी नहीं आएगा। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर करें, है ना। फिर भी डाउट तो रह ही जाते हैं बेटा, जब तक आप डाउट होंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं, है ना। तो मैं पूनम प्रजापत आदर्श विद्या मंदिर से आज कक्षा एकादशी रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 8 का अपन वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। कुछ टॉपिक्स अपन ने पीछे जो है वो अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया। अभिक्रिया के अंदर अपन ने देखा कि ऑक्सीकरण अपचयन जब हो रहा था तो उसके अंदर दो संकल्पनाएं थी, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना और एक थी ऑक्सीकरण अंग संकल्पना। लास्ट वन वीडियो में अपन ने ये सब डिस्कस किया था। और आज अपन ऑक्सीकरण अंग, लास्ट जो वीडियो भेजा था उसमें मैंने ऑक्सीकरण अंग की एक झलक तो आपको दिखा दी थी, लेकिन फिर भी वो कैसे निकलते हैं और कुछ पर्टिकुलर तत्व ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो परमाणु उपस्थित हैं उनका ऑक्सीकरण अंग क्या होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। अपने को वो ध्यान में रखना है कि ये किस तरह से निकाले जाते हैं और इनको कहाँ पर यूज किया जाता है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अपन। पीछे के सब नोट्स आप रेगुलर बना रहे हैं ना, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण अंक की जो गणना की जाती है उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन रूल्स को अपने को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम क्या है ना, थोड़ा थोड़ा अपन समझते चलेंगे तो अपने को बातें भी समझ में आ जाएगी। कोई भी तत्व है ना, तत्व जो स्वतंत्र अवस्था में हो तो उसके परमाणु का ऑक्सीकरण अंक सदैव शून्य होता है। सदैव क्या होता है? शून्य होता है। ध्यान करेंगे, सदैव क्या होता है? शून्य। जब क्या हो, तत्व स्वतंत्र अवस्था में उसके परमाणु उसके अंदर उपस्थित हो तो वो परमाणु स्वतंत्र है, इसलिए उनके ऑक्सीकरण अंक सदैव क्या होंगे? शून्य। वह तत्व जो प्रकृति में क्या पाए जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, लाइक H2O2 Cl2 N2। इस फॉर्म में यदि कोई भी मॉलिक्यूल है तो उन सब का क्या होगा? ऑक्सीकरण अंक ऑलवेज क्या होगा बेटा? शून्य होगा। इसे अपन P4 भी लिख सकते हैं, S8 भी लिख सकते हैं। ये सब प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं।
क्लियर। अब आता है आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि कोई भी अपने पास परमाणु है, उस परमाणु में यदि आप देखें तो परमाणु क्या करता है कि उसका ऑक्सीकरण अंक भी क्या होना चाहिए, उसके आयनों के बराबर भी हो सकता है। अर्थात कोई परमाणु आयनित फॉर्म में है और वो एक ही है, तो उस परमाणु के जो आयन फॉर्म है तो उस पर उपस्थित उसका जो आवेश है वही क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। एक परमाणु वाले आयनों में जो आवेश उसके ऊपर होगा वही क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। एक परमाणु वाले आयन में परमाणु का ऑक्सीकरण अंक उस परमाणु पर उपस्थित आवेश का मान ही होता है। जैसे Na+, इसका मतलब इसका प्लस एक ऑक्सीकरण है। Mg+2 मतलब इसका प्लस 2 ऑक्सीकरण है। Ca+2 प्लस 2 ऑक्सीकरण है। Al+3 प्लस 3 ऑक्सीकरण। इस प्रकार अपन ध्यान रखें, कोई एक परमाणु आपके पास हो, वो आयनित हो, तो उस परमाणु का ऑक्सीकरण अंक उस पर उपस्थित आवेश ही क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। अब चलते हैं अपने पास अगला पॉइंट। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया पॉइंट, है ना। अब तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जनरली सभी जो यौगिक होते हैं उनमें ऑक्सीजन जो होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है ना। सामान्यतया किसी भी यौगिक में यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, 2 ही होता है ना। सामान्यतया किसी यौगिक में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु, ध्यान करें, ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, सदैव -2 होता है लेकिन कुछ कंडीशंस है, यानी 2 अपवाद है। क्या है? 2 अपवाद है। पहले अपवाद में ऑक्सीजन जो है वो पर ऑक्साइड, किसी यौगिक में क्या हो, पर ऑक्साइड के रूप में हो सकता है, और एक हो सकता है सुपर ऑक्साइड के रूप में। पर ऑक्साइड मतलब M2O2 है ना, सुपर ऑक्साइड MO2। इस तरह से यदि मॉलिक्यूल है, M मतलब मेटल, धातु, जैसे H2O2 है ना, तो H2O2 और MkO2, इनकी यदि आप बात करें तो इसमें हमेशा ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा, -1 फॉर्म में होगा, और इसमें हमेशा -1/2 भिन्नात्मक। वैसे तो ऑक्सीकरण अंक नहीं होता, पर इनमें आपको ध्यान में रखना है कि परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, 1.5 के रूप में ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरण अंक पाया जाता है। बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद दूसरा जो अपवाद है, सेकंड जो अपवाद है, वो दुर्लभ है, आसानी से मिलता नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ऑक्सीजन की अपन बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो अत्यधिक, अपने से भी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हो तो उसमें +1 +2 ऑक्सीकरण अंक पाया जाता है। जैसे
अपने से अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व जैसे OF2 और O2F2, इसमें क्या है फ्लोरीन और ये क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आगे आ गया, इसके लिए यहां पर ये किस फॉर्म में रहेगा +2 में, और यहाँ पर ये किस में रहेगा +1 फॉर्म में रहेगा। आप निकाल कर देख सकते हैं OF2 में ऑक्सीजन को X मानो प्लस -2 फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन पर चार्ज कितना होता है 1 और ये संख्या में कितने 2, तो कितने हो गए X बराबर 2 + 2 है ना। ये अपवाद है और ऐसे बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप इसको इसी तरीके से उतारें ताकि आपको पता रहे कि ऑक्साइड जो है उसका ऑक्सीकरण अंक कब कब क्या क्या होता है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप ये चीजें नोट्स में इसी तरीके से उतार सकें। अच्छे से लिखिए, समझ में आना चाहिए, ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे, अगला जो अपना टॉपिक है वो ऑक्सीकरण अंक का क्या है उसको अपन थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। आगे के टॉपिक्स में ऑक्सीकरण अंक वही हाइड्रोजन के लिए भी अपन ज्ञात करेंगे है ना, हेलोजेंस के लिए भी ज्ञात करेंगे कि हेलोजेंस क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अंक का वेरिएशन देते हैं। जैसे अपने अभी भी पढ़ाई था, हेलोजन ही तो था, फ्लोराइड और क्या है एक हेलोजन तत्व है। तो अब अपन चलते हैं अगला अपना जो है नियम, फोर्थ नियम, वो क्या कहता है। फोर्थ नियम ये कहता है कि हमारा जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है, पहले समझ ली फिर लिख लेंगे। हाइड्रोजन जो है वो हमेशा क्या होता है प्लस चार्ज 1 रखता है, ऑक्सीकरण अंक हमेशा उसका क्या होता है +1। लेकिन कई जगह यदि उसने किसी अन्य तत्व के साथ द्विलिंगी, अगर द्विलिंगी क्या बना दिया, सॉरी द्विअंगी यदि यौगिक बना दिया, द्विअंगी यौगिक बनाते ही क्या कर लेता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाती है। द्विअंगी मतलब 2 तत्वों के साथ ही वो जुड़े है ना, उसमें जिस जो यौगिक बनेगा वो उसमें 2 ही तत्व होंगे, उसके अलावा तीसरा तत्व नहीं होगा, तो नाम क्या दिया द्विअंगी यौगिक। यदि हाइड्रोजन द्विअंगी यौगिक बना रहा है इट मींस उस पर +1 चार्ज कंटेन नहीं हो रहा है। ध्यान देंगे, अगर हाइड्रोजन 2 द्विअंगी यौगिक बना रहा है मींस एक ऐसा यौगिक बना रहा है जिसमें 2 ही तत्व हो, तो क्या करते हैं उसके अंदर अपन क्या करते हैं बात कि वो +1 चार्ज कंटेन ना करके अलग उसका ऑक्सीकरण अंक प्राप्त होता है। तो चलिए, जनरली सामान्यतया हाइड्रोजन परमाणु +1 ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करता है, बस शर्त है कि वो किसी यौगिक में द्विअंगी मतलब 2 तत्वों के साथ वाला यौगिक, किसी यौगिक में द्विअंगी यौगिक ना बनाए, यौगिक ना बनाए। यदि द्विअंगी यौगिक बनाता है तो ऑक्सीकरण अंक -1 -2 हो सकता है, -1 -2 हो सकता है ना। ऑक्सीकरण अंक जो है वो 1 है ना, ऑक्सीकरण अंक क्या होगा -1 या हम यूं लिख सकते हैं 1 हो सकता है, 1 माइनस में चलेगा लेकिन ठीक है, -1 हो सकता है। क्लियर? कैसे? तो जैसे अपने पास क्या है CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, NaH, इन सब में क्या है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है
1 -2 है ना। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर वो द्विअंगी बना रहा है तो द्विअंगी बना रहा है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इनकी संयोजकता क्या हो रही है, ऑक्सीकरणांक सॉरी क्या हो रहा है, -1 किसका, हाइड्रोजन का। जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक हमेशा कितना होता है, +1 होता है। आगे चलते हैं, आपका पॉइंट जो है 5वां वो कह रहा है कि हेलोजेंस जो हैं का ऑक्सीकरण अंक सदैव एक होता है फ्लोरीन का, है ना। फ्लोरीन को किसी के साथ भी जोड़ो उसे हमेशा उसका ऑक्सीकरण अंक -1 ही होगा, लेकिन यदि अन्य हेलोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ता है तो +1 दर्शाते, तो हेलोजन परमाणु क्या कर सकते हैं, +1 भी दर्शा सकते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब +1 भी दिखाते, लेकिन फ्लोरीन कभी भी क्या नहीं दिखाएगा, +1 चार्ज कभी नहीं आएगा। आप सोचें भी नहीं कि उस पर प्लस चार्ज करेगा, क्योंकि सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। इसलिए अपन इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए तो अपने को ये बातें क्लियर हो जाती है। अब अपने पास ये तो थे ऑक्सीकरण अंक नियम, गणना करने के कुछ नियम जो अपने को ध्यान में रखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अच्छे से आप इनको ऐसे ही नोट्स में लिखेंगे ताकि आप इनको क्लियर कर सकें। अब चलते हैं अपन, अगला टॉपिक जो है वो है आपका उपापचय अभिक्रियाएं। उपापचय अभिक्रियाओं में कुछ अभिक्रियाएं हैं जो कि अपन ने 10वीं क्लास में बहुत अच्छे से रीड किए, जैसे कि संयोजन, वियोजन, है ना, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, ये सब पढ़ा है ना। ये सब अभिक्रियाएं आप पढ़कर आए हैं, आप बुक में से भी इनको रीड कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपने ने पढ़ी है पीछे। वैसे ही रिएक्शन से टूटना, जुड़ना सिमिलर है बिल्कुल। केवल एक रिएक्शन ऐसी है जो है अलग प्रकार की, वो है असमानुपातन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बेटा, असमानुपातन, असमानुपातन अभिक्रिया। अब ये असमानुपातन अभिक्रियाएं क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक ही यौगिक में उपस्थित तत्व का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो मैं आपको अभी दिखा देती हूं। जैसे अपने पास है एक रिएक्शन H2O2 = H2O + O2, राइट, है ना, 2H2। तो अपन बात कर सकते हैं ना, H2O, ये लो 2H2O, तो कितने हो गए, 4, ये ऑक्सीजन। क्लियर है। अब यहां से अपन ऑक्सीजन को देखो और यहां से आप इसको भी देखो, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तो ऑक्सीकरण अंक कितना आ रहा है, यहां पर हाइड्रोजन के साथ यदि ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो उसका ऑक्सीकरण अंक कितना आ रहा है, -1। हाइड्रोजन +1 आएगा और इसका -1। आप निकाल कर देखेंगे बेटा, मैं तो बता रही हूँ क्योंकि हम लोग बहुत बार इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप इनको निकाल कर देखेंगे। हो गया। और अब अपन यहाँ पर चले तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -2, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.2। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ तो ग्रहण किए जा रहे हैं और यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, देखो -1 से -2 एक ग्रहण कर लिया, -1 से 0 यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, दान, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ग्रहण। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचयन और दान करता है तो ऑक्सीकरण, एक ही तत्व का हो रहा है ना। तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, असमानुपातन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से इनको पढ़िए। अगर कोई डाउट है तो स्कूल आके पूछिए। थैंक यू।